वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास की बात अगर हम करेंगे तो आज की क्लास में हमारा फिशन न्यूक्लियर एनर्जी का डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो फिशन की प्रोसेस हमने ऑलरेडी पढ़ी थी और फिशन के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं दैट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर या फिशन रिएक्टर जिसको हम कहते हैं। तो इस फिशन रिएक्टर में जो है कुछ मेन पार्ट्स जो इसके आते हैं, एक तो रिएक्शन चैम्बर आता है, वो वाला चैम्बर जिसमें रिएक्शन होगी, और दूसरा पार्ट जो है दैट इज द पार्ट which is utilizing the steam being generated in the reaction chamber। और वो वाला सेक्शन जो है टरबाइन वाला सेक्शन आता है, और वो उसी स्टीम को यूज़ करके टरबाइन अपने आप को रोटेट करता है। टरबाइन रोटेट होगा तो टरबाइन रोटेट जब होगा वो इंटर्न रोटेट करता है इसको जनरेटर को। वो जनरेटर को रोटेट करेगा, जनरेटर के आर्मेचर को रोटेट करेगा। तो आप लोगों को पता ही है, वो तो आप लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ा ही है कि जनरेटर का आर्मेचर जब रोटेट होगा तो दैट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे जब जनरेट होगी तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जनरेशन जो है ये स्पेंट स्टीम जो होगा जिससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की है टरबाइन ने और जनरेटर ने, वो चला जाएगा पाइप्स के थ्रू एक नए सेक्शन में जिसको हम कंडेंसर कहते हैं। और ये वाला सेक्शन जो होता है, इस वाले सेक्शन में जो पाइप्स होती हैं उनको पास किया जाता है एक चैम्बर से। उस चैम्बर में वाटर फिल्ड होता है, और वाटर क्या काम करता है, वो उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करता है, और उसकी वजह से जो स्टीम होता है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मल वाटर जो है वो यूज़ नहीं करते हैं, हम यहाँ पे हैवी वाटर यूज़ करते हैं D2O। इसमें H2O जो है उसमें हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन को रिप्लेस, नॉर्मल हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। और ड्यूटेरियम क्या है, वो हाइड्रोजन एटम ही है लेकिन ज़्यादा मास होगा। हाइड्रोजन एटम से, नॉर्मल हाइड्रोजन एटम से इसका मास डबल होगा, इसका मास डबल होगा, क्योंकि नॉर्मल हाइड्रोजन एटम जो है उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ऑब्वियसली द मास विल बी डबल, द मास विल बी 2 टाइम्स। और इसीलिए इस वाटर को हम हैवी वाटर भी कहते हैं, हैवी वाटर भी कहते हैं। अब ये हैवी वाटर जो हम यूज़ करते हैं ये तो नॉर्मली हमें इसके दो फायदे हैं, ये दो काम करता है वहाँ पे। एक तो नॉर्मली ये कि ये हीट एक्सट्रैक्ट करता है वहाँ से, हीट एक्सट्रैक्ट करता है, जो फिशन प्रोसेस में हीट जनरेट हो रही है उसको ये एक्सट्रैक्ट करके अपने आप को स्टीम में कन्वर्ट करता है, और फिर वही स्टीम आगे टरबाइन को चलाने के लिए काम आता है। लेकिन दूसरा काम जो इसका है वो है जो फिशन के बाद जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, फिशन के बाद जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं वो भी एनर्जी के साथ निकलते हैं, अच्छी खासी एनर्जी के साथ निकलते हैं। उनको स्लो कराना जो है वो इसका काम होता है, उनको स्लो कराना जो है वो इसी हैवी वाटर का काम होता है। इसीलिए हैवी वाटर को यहाँ पे और एक नाम भी हम देते हैं, दैट इज टर्म्ड एज मॉडरेटर, दैट इज टर्म्ड एज मॉडरेटर। तो ये जो हैवी वाटर है इसको मॉडरेटर की टर्म भी हम देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो फिशन रिएक्शन में से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो फिर आगे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिशन रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। तो वो फिशन रिएक्शन में से जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने का जो काम होता है वो भी इसी का होता है। दैट्स वाई वी यूज़ द टर्म मॉडरेटर फॉर इट। और कम क्यों करनी है स्पीड, स्पीड कम क्यों करनी है? रिमेंबर व्हाट वी सेड इन द प्रीवियस लेक्चर कि एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो हिट करना चाहिए न्यूक्लियस को, यूरेनियम के न्यूक्लियस को। अगर फास्ट मूविंग है वो एक साइड से एंटर होगा दूसरी साइड से निकल जाएगा, न्यूक्लियस को पता भी नहीं चलेगा कि मैं डिस्टर्ब हो गया। इसीलिए हमें इनको फास्ट मूविंग से स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स बनाना, और जब हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स इनको बनाएंगे तो फिर वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जो है वो कैप्चर हो जाएंगे
यूरेनियम के एटम्स में, और तब जाके जो है, तब जाके फिशन की रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू होगी, वो कंटिन्यू होगी। सो मॉडरेटर उनका, और ये जो है बोरॉन रॉड्स, इनको हम जो है लेड या बोरान की ये होती है, तो इनको हम कंट्रोल रॉड्स कहते हैं, इनको हम कंट्रोल रॉड्स, ये कल भी मैंने बोला था। तो कंट्रोल रॉड्स का काम क्या होता है? कंट्रोल रॉड्स का काम होता है न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करना, कंट्रोल करना, चाहे कम करना हो चाहे ज़्यादा करना हो। हाँ, जब हमें लगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ हो रही है और इमिजिएटली यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने का ख़तरा है, तो हम क्या काम करते हैं, हम इन कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट करते हैं। जब हम कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स, यहाँ से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स, यहाँ से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स जो है, ये कंट्रोल रॉड्स उनको एब्सॉर्ब करते हैं उन न्यूट्रॉन्स को, और जब ये न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब करेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई गोइंग अंडरगोइंग द फ्यूजन प्रोसेस जो है, सॉरी अंडरगोइंग द फिशन प्रोसेस जो है वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और जैसे वो कम हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ हीट बीइंग जनरेटेड जो है वो कम हो जाएगा, तो हमारी रिएक्शन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी है कि हमने जब ये कंट्रोल रॉड्स जो हैं इनको इंसर्ट किया अंदर, तो फिर धीरे धीरे ये फिशन रिएक्शन जो है उसकी रेट कम कम होगी, कम कम होगी, और फिर कभी ऐसा होगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो हो रही है, फिशन रिएक्शन जो हो रही है, वो फिशन रिएक्शन उस स्पीड से नहीं हो रही है जिस स्पीड से हमें अच्छी खासी एनर्जी आउटपुट जो है वो मिले। तो उस टाइम पे हम क्या काम करते हैं, उस टाइम पे हम कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालेंगे तो यहाँ से प्रोड्यूस होने वाले न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स अब एब्जॉर्ब नहीं होते हैं कंट्रोल रॉड्स में, और उनके लिए फ्री पाथ मिल जाती है एक फ्यूल रॉड से दूसरे फ्यूल रॉड की तरफ जाने के लिए। तो जब यहाँ पे फ्री मोशन अवेलेबल है तो फिर यहाँ से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, और दिस विल रिजल्ट इन increase in the rate of increase in the rate of reaction, increase in the rate of reaction। तो कल मुझे लगा था कि हमने इसको थोड़ा सा जल्दी, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप किया क्योंकि वो लेक्चर जो है लंबा जा रहा था, तो इसीलिए आज की लेक्चर में हमने पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन फिर से किया, और बाकी आप लोगों ने देखा ही है, बाकी जो इसके बाहर वाला पोर्शन जो है दैट इज एग्जैक्टली रिलेटिंग टू द थर्मल एनर्जी जनरेशन। जैसे थर्मल एनर्जी जनरेशन है वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, इसके अगर हम पॉजिटिव्स देखेंगे, पॉजिटिव्स अगर हम देखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स बनता है एनर्जी का, बहुत ही अच्छा सोर्स बनता है एनर्जी। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस हैं कि ये एनवायरमेंटल पोल्यूटिंग होती है, इसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। और कौन सा पोल्यूशन होता है? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है आप लोगों ने शायद सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं नटशल में आप लोगों को बताता हूँ। न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एक अनस्टेबल न्यूक्लियस, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, मतलब स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल मीन्स कि जिसमें अंदर जो कंटेंट्स हैं वो एकदम अपनी स्टेबल पोजीशन में नहीं होंगे, स्टेबल पोजीशन में, लो एनर्जी वाली स्टेट में नहीं होंगे। इसमें जो एक दूसरे के साथ रिपल्शन होता है, बाकी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अनबैलेंस्ड मैनर में होती हैं, तो उसकी वजह से इसका एनर्जी कंटेंट जो है इस न्यूक्लियस का वो ज़्यादा होता है। तो ऐसा न्यूक्लियस स्टेबल बनने की कोशिश करता है, और वो स्टेबल कैसे बनेगा आप लोगों को पता है? बीच में जो
बीच में जो ये एलिमेंट्स आते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से बीच वाला सेक्शन जो है मतलब नियर अबाउट जिनका मास नंबर जो है 20 से नियर अबाउट 80 तक 86 तक जो है, तो इसमें वो ये न्यूक्लियाई आते हैं जो न्यूक्लियाई स्टेबल हैं, बहुत स्टेबल है। तो बाकी जो इससे ऊपर है इससे नीचे हैं वो धीरे 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 करके उनकी टेंडेंसी जो होती है वो होती है उसी ग्रुप में आना, उसी ग्रुप में आना। तो ऐसे ही अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो अपने अंदर से कभी एनर्जी रिलीज करते हैं, कभी एनर्जी रिलीज करते हैं और कभी पार्टिकल ही रिलीज करते हैं, कभी पार्टिकल ही रिलीज करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जब ये एनर्जी रिलीज करेगा, आप लोगों ने अल्फा बीटा गामा जो है वो टर्म सुनी होंगी। तो रेडियो एक्टिविटी जो है ये 3 तरीकों से होती है। एक प्रोसेस है जिसमें अल्फा पार्टिकल निकलता है बाहर, अल्फा पार्टिकल निकलता है बाहर और उसको हम कहते हैं अल्फा डीके, उसको हम कहते हैं अल्फा डीके। दूसरा प्रोसेस जो है उसमें बीटा, उसको हम बीटा डीके कहते हैं। अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। ये रेडियो एक्टिविटी जो है, रेडियो एक्टिविटी इन 3 तरीकों से हो सकती है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। अल्फा डीके जो है उसमें न्यूक्लियस जो है वो बाहर कौन सी चीज को फेंकता है, एक पार्टिकल ये फेंकता है बाहर, और वो पार्टिकल होता क्या है, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस मींस 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगर ये इस ऑब्जेक्ट को, इस चीज को इमिट करेगा तो वी से दैट अल्फा डीके हुआ। और बीटा डीके में जो है उसमें ये एक नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल, वी कैन से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर। कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, ये निकल रहा है न्यूक्लियस में से, न्यूक्लियस में से। तो इसको हम कहते हैं बीटा डीके, इसको हम कहते हैं बीटा डीके। और हमारे पास जो तीसरा टाइप है दैट इज गामा डीके। गामा में सिर्फ एनर्जी निकलती है, सिर्फ एनर्जी निकलती है, लेकिन ये एनर्जी भी बहुत हाई एनर्जी होती है। ये एनर्जी इस जो ये वाली जो गामा डीके होता है इसमें जो एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी आप लोगों को पता है वेव के थ्रू चलती है। तो ये गामा वेव्स जो होती हैं इनकी एनर्जी देखो विजिबल रीजन से ऊपर होती है किसकी, अल्ट्रावायलेट की, अल्ट्रावायलेट से भी ऊपर होती है एक्सरे की, एक्सरे से भी ऊपर होती है गामा की, एक्सरे से भी ऊपर होती है गामा की। तो ये इतनी हाई एनर्जी की रेज जो है वो निकलती है इससे। और ये रेडियो एक्टिविटी के टाइप्स हैं जिन तरीकों से रेडियो एक्टिविटी होती है। अब रेडियो एक्टिविटी जो है, जो यहाँ पे हमें बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यहाँ पे हमें बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो भी अभी प्रॉपरली स्टेबल स्टेट में नहीं होते हैं, वो भी धीरे धीरे करके उस स्टेट को छोड़ के स्टेबल स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं। और जब वो उस स्टेट को छोड़ के स्टेबल स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं तो तब वो जो है वो प्रोसेस कैसे कंप्लीट करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके। तो रेडियो एक्टिव डीके जो होता है उसमें जो है एनवायरनमेंट फिर पोल्यूट होता है, कैसे, बाय द रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन। वही चीज़ें निकलती हैं, अल्फा पार्टिकल निकलेगा, बीटा पार्टिकल निकलेगा, गामा एनर्जी निकलेगी, और वो जो है वो क्वाइट हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। इनफैक्ट वहाँ से जो है इस रेडियो एक्टिविटी डीके से जो है कैंसर होता है, कैंसर होता है। और कैंसर इसमें एक अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक एक्सपोजर रहा तो दीज वेरी सब्सटेंसेस जो इसमें से इमिट हो रहे हैं तो चांसेस हैं कि इमीडिएट डेथ हो जाएगी, देयर आर चांसेस ऑफ इमीडिएट डेथ। तो दिस वाज अबाउट, हाँ अब और एक चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे फिशन से रिलेटेड, तो
फिशन की रिएक्शन जो होती है, फिशन की रिएक्शन जो होती है, फिशन की रिएक्शन में मान लो कि 1 kg यूरेनियम जो है, 1 kg यूरेनियम का अगर फिशन हो जाएगा, 1 kg यूरेनियम का अगर फिशन हो जाएगा, so that will be equal to, that will give us energy, that will give us energy from 1 kilogram of uranium, that will be equal to energy from 2500 tons of coal. To be proper, ton of coal, 2500 ton of coal, 2500 टन ऑफ कोल अगर आप जलाओगे तो जितना उसमें से निकलेगा उतनी एनर्जी जो है वो 1 kg यूरेनियम के फिशन से निकलेगी। लेकिन पूरा 1 kg यूरेनियम का जो है पूरे का पूरा जो है उसमें फिशन होना चाहिए, उसमें फिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ का फिशन हो गया कुछ का नहीं हुआ, आधे का हुआ आधे का नहीं हुआ, तो फिर इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। नहीं, एक एक न्यूक्लियस जो है उसका फिशन होना चाहिए, तब जाके इतनी एनर्जी जो है वो मिलेगी। और इतनी एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन सेटल हम जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो इतने सारे हमारे पास नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसमें फैक्टर जो है, रिस्क का फैक्टर बहुत है, रिस्क का फैक्टर बहुत है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत इन अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है इनिशियली एक रिएक्टर को बनाने के लिए, क्योंकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे कोई भी कंप्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं किया जा सकता। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है कहीं पे किसी एरिया में अगर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वहाँ पे है और फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ब्लास्ट हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है अगर ये अनकंट्रोल्ड मैनर में हुई तो फिर इट कैन टर्न इनटू एन एटॉमिक बम, इट कैन टर्न इनटू एन एटॉमिक बम। हम न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको कंट्रोल्ड मैनर में कर रहे हैं, अगर ये अनकंट्रोल्ड मैनर में हो जाएगा तो दिस विल बी न्यूक्लियर बम एंड दैट दिस विल बी एन एटॉमिक बम। जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था, दैट इज अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, उसकी वजह से जो है उसकी वजह से इसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो इसका होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो इसमें अगर कभी कोई एक्सीडेंट हुआ तो फिर वो पूरा एरिया जो है दैट बिकम्स अनहैबिटेबल, दैट बिकम्स अनहैबिटेबल, क्योंकि वहाँ उस साइट के नज़दीक भी कोई नहीं जा सकता। तो दैट इज़ वाई कि इनकी ये जो है ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है और किसी किसी स्पेसिफिक जगह पे। और यूरेनियम जो है, यूरेनियम की क्वांटिटी जो है वो भी एनवायरनमेंट में, वो भी हमारे नेचर में जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में। और हाँ, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि हर कोई यूरेनियम, जैसे आइसोटोप्स आप लोगों ने सुने होंगे, आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स में अगर हम देखेंगे फिसाइल कौन सा होता है, यूरेनियम 235 वाला, 235 वाला। और यूरेनियम के और भी वेरिएंट्स हैं जिसका मास नंबर 235 है, वो वाला फिसाइल होता है 238, या इसके और भी वेरिएंट्स हैं, वो हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। हम स्पेसिफिकली किसको यूटिलाइज करते हैं, यूरेनियम 235 को। दिस इज द मोस्ट फिजिबल वन आइसोटोप, मोस्ट फिजिबल आइसोटोप। तो अगर हम देखेंगे नेचुरली ऑकरिंग जो यूरेनियम होता है उसमें 235 की का कंटेंट जो होता है वो बहुत कम होता है, वो बहुत कम होता है। और अगर हम उसको उसी फॉर्म में अगर हम उसको उसका फिशन स्टार्ट करें तो फिर हमें जो है चेन रिएक्शन वाली प्रोसेस नहीं मिलेगी, चेन रिएक्शन वाली प्रोसेस नहीं मिलेगी।
तो चेन रिएक्शन की प्रोसेस मिले और सस्टेन हो, इसलिए हम क्या काम करते हैं, हम यूरेनियम को पहले प्रोसेस करते हैं। और उस प्रोसेस में क्या काम करते हैं, उस प्रोसेस में हम जो बाकी यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं हम उनको 235 वाली 235 में लेके आते हैं, उनका कन्वर्जन हम करते हैं यूरेनियम 235 में। और यूरेनियम 235 जो बाकी फॉर्म्स जो है, जो उनको यूरेनियम 235 में कन्वर्ट करने का काम होता है, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज एनरिचमेंट। उसको यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं, उसको यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। तो एनरिचमेंट की प्रोसेस जो होती है उसमें हम यूरेनियम को एनरिच करते हैं विद द वेरिएंट 235, यूरेनियम 235, ताकि उसमें फिशन की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाए और कहीं पे प्रोसेस रुके नहीं। शाबाश। अब अगर हम फ्यूजन की तरफ आएंगे, इसका और एक साइड जो है दैट इज फ्यूजन, दैट इज फ्यूजन। न्यूक्लियर रिएक्शन जो है दो टाइप्स की होती हैं, फिशन एंड फ्यूजन। फ्यूजन की बात अगर करेंगे तो फ्यूजन जो है, फ्यूजन क्लीनर है फिशन से, फ्यूजन क्लीनर है फिशन से, क्योंकि एंड प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं हमें वो रेडियोएक्टिव पोल्यूशन नहीं करते हैं। लेकिन फ्यूजन के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं उनमें से एक जो है वो है कि पार्टिकल्स जो हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें मिल रही हैं। और कौन कौन सी मिल रही है, यहाँ से भी न्यूक्लियस है, यहाँ से भी न्यूक्लियस है। दिस इज हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज, दिस इज हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज। ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे किसी लेवल तक और वहाँ से वापस चले जाएंगे बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा एनर्जी इन दोनों के पास होनी चाहिए कि ये उस रिपल्शन को ओवरकम करके एक दूसरे के साथ टकराए। एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो तब जाके ये एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसीलिए फ्यूजन की प्रोसेस जो होती है, फ्यूजन की प्रोसेस में जो हमारा मेन प्रॉब्लम जो हमारी आती है वो ये आती है कि हमें फ्यूजन की प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और उतनी ज़्यादा एनर्जी हम किसी कंटेन्ड प्लेस पे जनरेट नहीं कर सकते। हम उतनी ज़्यादा एनर्जी को जो फिशन को इनिशिएट करने के लिए नेसेसरी है, उतनी ज़्यादा एनर्जी को हम कहीं पे भी किसी भी कन्फाइंड स्पेस में जो है नहीं बना सकते, कंट्रोल्ड मैनर में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमारे पास फ्यूजन रिएक्टर नहीं है, हमारे पास फिशन रिएक्टर्स हैं लेकिन फ्यूजन रिएक्टर्स, फ्यूजन जनरेटर्स नहीं है, फ्यूजन जनरेटर्स नहीं है। तो फ्यूजन की रिएक्शन जो है, फ्यूजन की रिएक्शन में दो छोटे न्यूक्लियाई जो है वो मिलेंगे एक दूसरे के साथ और कोई बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। लाइक आप लोगों ने सुना होगा कि सन में जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिलते हैं और हीलियम बनता है, और हीलियम बनता है। तो जो हीलियम वहाँ पे बनता है, दैट हीलियम इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन, मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन। और इस प्रोसेस में जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है। आप लोग खुद से ही जो है आप लोग कंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि सन जो है, सन में फ्यूजन हो रहा है, सन में फ्यूजन हो रहा है। तो इसीलिए अब तक जो है फ्यूजन जनरेटर कोई नहीं बना है। इट इज़ बीइंग सेड कि अगर हम कभी फ्यूजन जनरेटर को कंट्रोल्ड मैनर में फ्यूजन रिएक्शन को करने में कामयाब हो गए तो it will take 4 generators to it will take just 4 generators to supply the energy to the whole, not country, not continent, to the whole planet, to the whole earth. पूरी दुनिया को चलाने के लिए सिर्फ 4 जनरेटर्स जो हैं वो काम में आएंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये फेयरली ओल्ड है थोड़ा सा। तो अगर हम इसमें एक इंक्रीज भी कर देंगे तो 4 की जगह हम 5 कहेंगे कि 5 जनरेटर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो यू पीपल कैन नाउ हैव द आइडिया कि फ्यूजन रिएक्शन में
कितनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी, और फ्यूजन और फिशन के अनकंट्रोल्ड अगर हम देखेंगे, अनकंट्रोल्ड जो इनके काउंटर पार्ट्स हैं, तो फिशन रिएक्शन का अनकंट्रोल्ड पार्ट जो है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन जब हम फिशन की करेंगे तो द रिजल्ट इज एटॉमिक बॉम्ब। उसमें फिशन रिएक्शन होती है जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था। और अगर हम जो है फ्यूजन रिएक्शन जो है अगर उसको अनकंट्रोल्ड मैनर में करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज हाइड्रोजन बॉम्ब। और हाइड्रोजन बॉम्ब अगर हमें कहीं पे डिटोनेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले फिशन रिएक्शन हम वहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और फिर फिशन रिएक्शन से इतना टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है कि वहाँ पे फिजिबल एनवायरनमेंट बनता है हाइड्रोजन के फ्यूजन के लिए। और फिर जो वो हाइड्रोजन का फ्यूजन होगा उसकी वजह से फिर हाइड्रोजन बॉम्ब जो है उसका नाम आया है। पहले एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब में पहले एटम बॉम्ब जो है वो फोड़ना है, उसके बाद हाइड्रोजन का फ्यूजन होगा और फ्यूजन बॉम्ब का प्रॉपर वाला पोर्शन जो है वो एनर्जी आउटपुट देना स्टार्ट करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।